आज की चर्चा एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जो न केवल भविष्य के बड़े सपने देखते हैं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का एक कह सकते हैं जुनून रखते हैं। हाँ, एक ऐसा नाम जिसने तकनीक, अंतरिक्ष और परिवहन की दुनिया में सचमुच क्रांति ला दी है, एलॉन मस्क। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो उनके जीवन की यात्रा, उनकी महत्वाकांक्षाओं के पैमाने और उनके द्वारा स्थापित कंपनियों के उतार चढ़ाव भरे सफर को काफी विस्तार से दर्शाती है। तो इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि इन स्रोतों की मदद से उनकी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को समझें, उनकी सोच के पीछे की प्रेरणा क्या है और उनका इतना व्यापक प्रभाव क्यों है। हाँ, और शायद कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिले जो आमतौर पर सुर्खियों में नहीं रहती। सही है, उन्हें अक्सर कई नामों से पुकारा जाता है। असली आयरन मैन। हाँ, 21वीं सदी का लियोनार्डो दा विंची बड़े नाम है। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के आईने में इस जटिल और प्रभावशाली व्यक्तित्व की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। 28 जून 1971 दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया में जन्म हुआ। स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही कुछ अलग थे। हाँ, मतलब किताबों में खोए रहना, फिर जैसे जैसे कंप्यूटर आए उनमें खोए रहना। कहा जाता है कि वो अक्सर घंटों तक ख्यालों में इतने गहरे खो जाते थे कि उनके माता पिता को शक हुआ कि कहीं सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये दिलचस्प है। और फिर सिर्फ 12 साल की उम्र में हाँ खुद प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना डाला। हाँ, ब्लास्टर। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस गेम के कोड को एक कंप्यूटर मैगजीन को बेचा, लगभग $500 में। $500 उस जमाने में 12 साल के बच्चे के लिए? बहुत बड़ी रकम थी। ये उनकी उद्यमशीलता की पहली स्पष्ट झलक थी। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प पहलू उभर कर आता है जिसे स्रोत रेखांकित करते हैं, उनके बचपन की चुनौतियाँ। हाँ, जैसे माता पिता का तलाक, स्कूल में बुलिंग, ये सब था। सही कहा। लेकिन इन अनुभवों ने, जैसा विश्लेषण किया गया है, उन्हें शायद और ज्यादा आत्मनिर्भर और दृढ़ निश्चयी बनाया। मतलब बाहरी वैलिडेशन की जगह अंदरूनी मजबूती। शायद उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया कि गिरकर खुद ही उठना पड़ता है। हाँ, दुनिया इंतजार नहीं करती। और ये जुझारूपन, ये दृढ़ता उनके बाद के जीवन में बार बार दिखती है ना? बिल्कुल। ये उनके शुरुआती फैसलों में भी झलकता है। किशोरावस्था में ही तय कर लिया था कि दक्षिण अफ्रीका छोड़कर उत्तरी अमेरिका जाना है। हाँ, स्रोत में उनका एक कोड भी है कि उनका मानना था अमेरिका वो जगह है जहां असाधारण चीजें संभव है। तो ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये अवसरों की तलाश थी। फिर कनाडा के रास्ते होते हुए अमेरिका पहुंचे, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। हाँ, यूपेन से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, लेकिन जैसा स्रोत स्पष्ट करते हैं, उनके लिए डिग्रियां मंजिल नहीं थी। नहीं, वो तो बस एक सीढ़ी थी भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए। एग्जैक्टली। तो ग्रेजुएशन के बाद 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, जिप्टो। जिप्टो, हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये उस समय की एक नई सोच थी, एक ऑनलाइन सिटी गाइड जो अखबारों जैसे ट्रेडिशनल मीडिया को इंटरनेट पर लाने में मदद करती थी। जरा सोचिए, वो दौर जब इंटरनेट खुद नया था और ये लोग पहले से ही उसके बिजनेस एप्लीकेशंस देख रहे थे। कमाल है। बिल्कुल। यात्रा आसान नहीं थी जिप्टो की, लेकिन अंत में 1999 में कॉम्पैक्ट ने इसे खरीद लिया। हाँ, लगभग $307 मिलियन नकद में। बहुत बड़ी डील थी और इसने मस्क को 28 साल की उम्र में ही मल्टी मिलियनेयर बना दिया। उनके हिस्से करीब $22 मिलियन आए थे। लेकिन यहाँ अहम बात जो स्रोत उजागर करते हैं, ये पैसा आराम करने के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगले बड़े दांव के लिए फ्यूल था। और अगला दांव था X.com, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। हाँ, जिसका लक्ष्य था बैंकिंग इंडस्ट्री में क्रांति लाना। स्रोत बताते हैं कि ये कितना महत्वाकांक्षी था। उस समय के बैंकों के लिए तो ये बड़ा खतरा महसूस हुआ होगा। जरूर। फिर इसका विलय हुआ एक प्रतिस्पर्धी कंपनी कन्फिनिटी के साथ, जिसका अपना मनी ट्रांसफर सिस्टम था, पेपाल। हाँ। कुछ अंदरूनी खींचतान हुई और फिर कंपनी ने पेपाल पर फोकस करने का फैसला किया। मस्क सीईओ नहीं रहे, पर बोर्ड में और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रहे। और फिर 2002 में एक और बड़ा मोड़ आया। ईबे ने पेपाल को खरीद लिया, $1.5 बिलियन स्टॉक में। इस बार मस्क के हिस्से में लगभग $180 मिलियन आए, टैक्स के बाद। फिर वही बात, स्रोत यही विश्लेषण करते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितना पैसा मिला, बल्कि ये कि उन्होंने उस पैसे का किया क्या। जहां कई लोग शायद सेटल हो जाते, मस्क ने लगभग सारी पूंजी अपने अगले
और अविश्वसनीय रूप से जोखिम भले सपनों में लगा दी। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेसएक्स इलेक्ट्रिक कारें, टेस्ला, और सोलर एनर्जी। सोलर सिटी। हाँ, स्रोत में उनके हवाले से एक विचार मिलता है कि पैसे का ढेर मंगाकर उसके बैठना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। पैसा सिर्फ एक साधन था। बड़े लक्ष्य हासिल करने का साधन। बिल्कुल। तो पेपाल के बाद मस्क ने एक ऐसा लक्ष्य चुना जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता था। हाँ, इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना, मतलब सिर्फ धरती पर नहीं, मंगल जैसे ग्रहों पर भी इंसानी बस्तियां बसाना। इसी अविश्वसनीय सोच के साथ 2002 में स्पेसएक्स का जन्म हुआ, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प। और स्रोत बताते हैं कि शुरुआत कितनी कठिन थी। जो स्थापित एरोस्पेस इंडस्ट्री थी, उन्होंने तो गंभीरता से लिया ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये प्राइवेट कंपनी का काम नहीं है, ये तो बड़ी सरकारी एजेंसियों का काम है। और शुरुआती नतीजे भी कुछ ऐसे ही थे। पहले 3 रॉकेट लॉन्च फाल्कन 1 के वो असफल रहे। हाँ, तीसरा लॉन्च तो नासा के सैटेलाइट्स भी ले जा रहा था। वो तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। स्रोत बताते हैं कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, सारा पैसा लगभग खत्म। या फिर मस्क की वही दृढ़ता सामने आती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके पास बस एक और चौथे लॉन्च के लिए ही संसाधन बचे थे। और सितंबर 2008 में फाल्कन 1 सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया। ये एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार किसी प्राइवेट लिक्विड फ्यूल वाले रॉकेट ने पृथ्वी की कक्षा हासिल की थी। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। बिल्कुल। इसके बाद स्पेसएक्स ने और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। फाल्कन 9 रॉकेट, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो आईएसएस तक कार्गो और फिर एस्ट्रोनॉट्स ले जाने लगा, और सबसे क्रांतिकारी रॉकेट के पहले चरण को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लैंड कराना, रीयूजेबिलिटी। हाँ, रीयूजेबिलिटी। स्रोत बताते हैं कि इसने स्पेस ट्रैवल की लागत को नाटकीय रूप से कम करने की क्षमता दिखाई। इसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। और नासा जैसी सरकारी एजेंसियां भी अब नियमित रूप से स्पेसएक्स की ग्राहक बन गई। तो वो असंभव सपना हकीकत बनने लगा था। अंतरिक्ष में क्रांति लाने के साथ साथ मस्क धरती पर परिवहन के भविष्य को बदलने पर भी काम कर रहे थे। टेस्ला मोटर। हाँ, हालांकि ये टेस्ला की स्थापना उन्होंने नहीं की थी, वो मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टार्पनिंग ने 2003 में की थी। मस्क 2004 में सबसे बड़े निवेशक बने, चेयरमैन बने और बाद में सीईओ। और उनका लक्ष्य स्पष्ट था, जैसा स्रोत बताते हैं, दुनिया को फॉसिल फ्यूल से हटाकर सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जाना। और इसका सबसे अच्छा तरीका था आकर्षक हाई परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक कारें बनाना। यहाँ भी भारी संदेह का सामना करना पड़ा। ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज, एनालिस्ट, आम लोग सब संशय में थे। हाँ, वही बातें। रेंज कम होगी, चार्जिंग कहाँ करेंगे, ये महंगी है, ये तो गोल्फ कार्ट जैसी हैं। और टेस्ला को शुरुआती प्रोडक्शन में भारी दिक्कतें भी आईं, जिसे प्रोडक्शन हेल कहा गया। कंपनी कई बार दिवालिया होने के करीब पहुंची। लेकिन मस्क अपने विजन पर टेके रहे। स्रोत में उनके उस विश्वास का बार बार जिक्र है कि अगर कोई चीज मानवता के भविष्य के लिए जरूरी है तो उसे करना ही चाहिए, भले ही सफलता की संभावना कम क्यों ना हो। बिल्कुल। टेस्ला ने रोडस्टर से शुरुआत की, फिर मॉडल एसआई जिसने प्रीमियम सेडान मार्केट में तहलका मचाया, फिर मॉडल 3 जिसने ईवी को ज्यादा बड़े बाजार तक पहुंचाया। और आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। ये सिर्फ ईवी की तकनीकी सफलता का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे एक फोकस्ड विजन और अटूट संकल्प पूरे उद्योग को बदल सकता है। हाँ, स्रोत ये भी रेखांकित करते हैं कि टेस्ला ने बाकी ऑटो कंपनियों को अपनी ईवी स्ट्रेटेजी तेज करने पर मजबूर किया। बिल्कुल। लेकिन मस्क का विजन सिर्फ कारों और रॉकेट तक ही सीमित नहीं रहा। जैसा स्रोत बताते हैं, 2006 में सोलर सिटी में निवेश किया। हाँ, अपने चचेरे भाइयों की कंपनी थी, बाद में टेस्ला ने इसे खरीद लिया। लक्ष्य था सोलर एनर्जी को घरों और व्यवसायों के लिए सुलभ बनाना। फिर हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट आया, वैक्यूम ट्यूब में सुपरसोनिक रफ्तार से यात्रा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इसे खुद नहीं बनाएंगे, पर आइडिया को ओपन सोर्स किया और इसके विकास को प्रोत्साहित किया। जमीनी परिवहन को लेकर एक और क्रांतिकारी सोच। और फिर है न्यूरालिंक, शायद उनकी सबसे महत्वाकांक्षी और भविष्यवादी परियोजना। न्यूरालिंक, हाँ, 2016 में स्थापित। लक्ष्य है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना, जिससे इंसान सीधे दिमाग से कंप्यूटर कंट्रोल कर सके। हाँ, और शायद भविष्य में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज भी हो सके। बहुत बड़ा लक्ष्य है। इन विभिन्न उद्यमों में उनकी सक्रियता एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती है। जैसा स्रोत विश्लेषण करते हैं, वो समस्याओं को अलग थलग नहीं देखते। ऐसा लगता है कि वो मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ तक कि मानवीय शक्तियां,
और अस्तित्व की सीमाएं। उनके एकीकृत सिस्टम लेवल समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर सिटी, टेस्ला, हाइपरलूप, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक सब जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल, एक सिस्टम इंजीनियरिंग जैसा दृष्टिकोण है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, पूरा सिस्टम बदलना। उनकी कार्यशैली की बात करें तो स्रोत उसे अथक या अति मानवीय बताते हैं। हफ्ते में 80-100 घंटे काम। हाँ, टेस्ला फैक्ट्री के फर्श पर या स्पेसएक्स ऑफिस में सो जाने के किस्से आम हैं। स्रोत में उनके सहयोगियों के हवाले से बताया गया है कि वो बहुत डिमांडिंग हैं। उत्कृष्टता का पैमाना बहुत ऊंचा है। वे खुद कहते हैं कि उनके लिए काम ही जीवन का उद्देश्य है। एक स्रोत में उनका कथन है कि आराम करने का विचार उन्हें भयानक लगता है। सार्वजनिक जीवन में उनका व्यक्तित्व काफी विवादास्पद रहा है। कभी दूरदर्शी प्रतिभा, कभी अस्थिर तानाशाह। हाँ, उनके ट्वीट्स ने अक्सर बाजारों में हलचल मचाई है, बहसें छेड़ी हैं। उनकी मैनेजमेंट स्टाइल और बयानों की आलोचना भी हुई है, जैसा स्रोत बताते हैं। लेकिन उनकी प्रेरणा का स्रोत, जैसा वो कहते हैं और स्रोत भी इशारा करते हैं, मानवता के भविष्य को टिकाऊ बनाना और जीवन को बहुग्रहीय बनाना है। उनकी यही सोच स्टारशिप जैसे विशाल प्रोजेक्ट में साफ झलकती है, पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम, जिसका अंतिम लक्ष्य, जैसा स्रोत बताते हैं, इंसानों को मंगल पर ले जाना और वहां एक आत्मनिर्भर शहर बसाना है। ये विचार ही अविश्वसनीय लगता है। और उनके दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गलतियों से सीखना। उनका वो प्रसिद्ध कोट है, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। मतलब यहाँ असफलता एक विकल्प है। अगर चीजें असफल नहीं हो रही हैं, तो आप पर्याप्त नवाचार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फेल फास्ट लर्न फास्टर का मंत्र उनकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। वो सिर्फ उत्पाद नहीं बना रहे, वो यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं। आज उनकी कंपनियों का प्रभाव बहुत बड़ा है। स्पेसएक्स अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम का अहम हिस्सा बन गई है। टेस्ला ने ईवी क्रांति को गति दी है। उनकी कंपनियां मिलकर लाखों लोगों को रोजगार देती हैं और उनके विचार, उनकी सफलता की कहानियां। जैसा स्रोत बताते हैं, दुनिया भर में उद्यमियों, इंजीनियरों, युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करती हैं, बड़े सपने देखने और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने के लिए। उनकी यात्रा सफलताओं से उठकर आलोचनाओं के बीच से गुजरते हुए असाधारण लक्ष्यों की ओर बढ़ने की कहानी है। स्रोत में एक लेखक ने लिखा है कि जब स्पेसएक्स का रॉकेट गरजता हुआ आसमान में जाता है तो लगता है जैसे मानवता की आकांक्षाएं उड़ान भर रही हों। ये दिखाता है कि उनका काम सिर्फ इंजीनियरिंग या बिजनेस नहीं, बल्कि एक गहरे उद्देश्य से प्रेरित है। तो इलॉन मस्क पर केंद्रित इन स्रोतों की हमारी ये गहन पड़ताल हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की असाधारण इच्छा शक्ति, भविष्य को लेकर एक स्पष्ट दृष्टि, भले ही वो विवादास्पद हो, हाँ, और असफलताओं से लगातार सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकती है। दक्षिण अफ्रीका के उस बच्चे से लेकर स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक जैसी कंपनियां बनाने तक उनकी यात्रा वाकई में विश्लेषण योग्य है। बिल्कुल, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उभरता है जिसकी ओर स्रोत भी इशारा करते हैं। हाँ, कि ये सभी उद्योग जो सतह पर इतने अलग दिखते हैं, इलेक्ट्रिक कार, रीयूजेबल रॉकेट, सोलर पैनल, ब्रेन मशीन इंटरफेस, क्या ये वास्तव में जैसा मस्क दावा करते हैं, मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने और चेतना के दायरे का विस्तार करने के एक ही भव्य एकीकृत लक्ष्य के हिस्से हैं, अलग अलग पर जुड़े हुए। और अगर ऐसा है तो भविष्य में इस तरह की सिस्टमैटिक इंटरडिसिप्लिनरी सोच किन और जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान में हमारी मदद कर सकती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, महामारी या रिसोर्स की कमी। ये निश्चित रूप से आगे सोचने और पड़ताल करने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है।